स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच गए 30 कदम 2.0 में। आज क्लास है, लास्ट क्लास का अपन टॉपिक देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक होगा? लास्ट क्लास भी आएगा मिसलेनियस, पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 4 के क्वेश्चन और आपके स्टेटमेंट में हम चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, प्राक्कलन समिति से संबंधित सही कथन क्या है? एस्टीमेट जो कमिटीज बनती है ये आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज है, इससे रिलेटेड सही कथन या सही स्टेटमेंट कौन कौन सा हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है, इट इज अ कमिटी ऑफ द लोकसभा। यह लोकसभा की समिति है। तो प्राक्कलन कमिटी के या एस्टीमेट कमिटी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसका रिलेशन लोकसभा से आता है। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। और इसके ये जो आपका लिखा हुआ है प्राक्कलन समिति, ये क्या करती है? इसमें राज्यसभा के जो होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर इसमें नहीं होते हैं। और ये 30 के 30 कहाँ के मेंबर होते हैं? लोकसभा के मेंबर होते हैं। इस चीज को याद रखना है। तो अब इसमें ऑप्शन में चलते जाते हैं। और दूसरा चीज, ये बजट को एग्जामिन करने का काम करती है, यानी कि बजट के अनुमानों को जांच करने का भी काम करती है ये कमिटी। इसको याद रखना है। और ये सब कमिटी किस में आती है? पार्लियामेंट्री कमिटीज में आती है, संसदीय समितियों में इनको रखा गया है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यह लोकसभा की समिति है, लोकसभा से रिलेशन है, बिल्कुल ये सही चीज आ गई। दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 30 होते हैं। यहाँ पर 30 सदस्य हैं, ये भी सही आ जाएगा। इसमें कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता, ये भी सही है। और यह बजट के अनुमानों की चर्चा कर आपका जांच करती है। इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट्स का बात करता है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी में 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, राजभाषा संबंधित प्रावधानों में प्रोविजंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन यानी कि करेक्ट आंसर चुनना है। पहला, संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसका सीधा से सीधा आंसर है, ये चीजें सही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संविधान का जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी एंड विद द स्क्रिप्ट देवनागरी। यानी कि आपको याद क्या रखना है? भाषा होगी, राजभाषा क्या होगी? आपकी हिंदी, और लिपि क्या होगी? आपकी देवनागरी। ये राइट स्टेटमेंट है, इस चीज को याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय रूप से भारतीय अंकों का प्रयोग संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल फॉर्म के रूप में बोलता है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के आधिकारिक कार्यों में किया जाना था। और ये भी चीजें स्टेटमेंट आपका सही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का बात किया गया है। चौथा ऑप्शन दिखाई देता है, संसद को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा यानी लॉ बना के अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी जारी रख सकती है। और ये भी आपको संसद को पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर है। तो 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो हम अगर ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है वो राइट होगा। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में बोलता है पीएससी के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है बात करते हैं। तो पीएससी का अगर बात किया जाए तो एक चीज को याद रखना, ये क्या है? आपकी संसदीय समितियों में भी आती है। ये क्या है? आपका संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमिटी है। क्या है? आपका पार्लियामेंट्री कमिटी है। पार्लियामेंट्री कमिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी का बात किया जाएगा तो लोक लेखा समिति आएगी। और लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति, ओल्डेस्ट कमिटी का बात किया जाएगा तो लोक लेखा समिति का बात किया जाएगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 22, इस चीज को आपको याद रखना है। और ये जो मेंबर्स होते हैं उनको इनका जो होता है अपॉइंटमेंट होता है, नॉमिनेशन नहीं होता है। यानी कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर अपॉइंटमेंट का बात किया जा रहा है, यानी कि नियुक्ति की बात की जा रही है, नियुक्ति की बात की जा रही है। पहला चीज। दूसरा चीज आपका हो गया, पहला मेंबर इतने नियुक्ति होती है इनकी, और इनका जो टेन्योर होता है या कार्यकाल माना जाता है कितने का? 1 साल का माना जाता है। 3 स्टेटमेंट और 3 आपके इसके बारे में आपको डेटा मिल रहा है। और चौथा, इस जो कमेटी लोक लेखा पीएससी का कोई भी मिनिस्टर यहाँ पर क्या मेंबर नहीं हो सकता। तो ये 4 आपके डेटा के अकॉर्डिंग अगर चलते स्टेटमेंट में तो हम देखते हैं द पब्लिक अकाउंट कमिटी हैज अ टोटल
has a total of 22 member, ये राइट है स्टेटमेंट। ऑल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्या नॉमिनेट हो रहे हैं, तो मैंने बताया था क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, तो ये चीजें रॉन्ग आ जाएगी। इस टर्म इज ए 1 ईयर, 1 ईयर होता है, यहाँ पर पढ़े हैं। अब मिनिस्टर्स कैन नॉट बिकम इट्स मेंबर नहीं हो सकते, ये भी चीजें राइट है। तो रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। सही आ जाएगा आपका 1, 3 और 4, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए, 1, 3 और 4, ये राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, 1, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, लोक लेखा समिति से संबंधित फिर से कथन बोला गया है, किसके काम से रिलेटेड बात किया गया है, क्या फंक्शंस होते हैं लोक लेखा समिति के, पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या फंक्शन हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। कौन सा फंक्शन या कौन सा आपका ड्यूटी इसकी सही है या नहीं है उसको बताना है। सरकारी व्यय की विधि सम्मतता देखती है, क्या इट ओवरसीज द आपका लॉफुलनेस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है, ये बिल्कुल सही चीज है, इस चीज को याद रखना। या नीति का निर्धारण करती है, इट फॉर्मुलेट पॉलिसी, क्या पॉलिसी बनाने का, नीति निर्धारण करने का काम इन्हीं का होगा क्या, ये इसका काम नहीं होगा, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का काम होगा। लॉ मेकिंग का काम किसका होता है, विधायिका का होता है, और यहाँ पर पॉलिसी का निर्धारण करने का काम इसका नहीं होगा, सरकार का होगा। कौन निर्धारित करेगी, सरकार करेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। या व्यय के औचित्य की जांच करती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। या संसद के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल है, ये भी चीजें सही है। तो आपका सही आंसर आ रहा है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4, सेकंड नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं लोकसभा के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। पहला दिया है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्य का नामित कर सकता है, दूसरा है इसका टेन्योर 5 वर्ष, और तीसरा बोलते हैं इमरजेंसी के केस में इसके जो टर्म है उसको आपका बढ़ाया जा सकता है या एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। पहले ये प्रावधान था, ये प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन ये प्रोविजन अब खत्म हो गया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट अब क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, लोकसभा का जनरली टेन्योर जो देखा जाता है वो 5 साल का होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी इनका जो टर्म्स है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही चीजें हैं। तो यहाँ पर गलत एक ही है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 कहाँ पर दिख रहा है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लोकसभा के संदर्भ में सही कथन को देखना है, और यहाँ पर जब बात किया गया है, बिल का बात किया गया है, मनी बिल का बात किया गया, तो मनी बिल से रिलेटेड बात को कर लेते हैं। मनी बिल का रिलेशन लोकसभा के संदर्भ में बोलते हैं, किसके संदर्भ में, रिगार्डिंग द लोकसभा, है ना। धन विधेयक का बात किया गया है, धन विधेयक का संबंध 110 से है, आर्टिकल नंबर 110 से, आर्टिकल 110 से इसका रिलेशन आएगा आपका। ठीक है, 109 से भी इसका रिलेशन है। ठीक है, दोनों से रिलेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है 110 में बताया गया है कि कौन सा विधेयक यानी कि बिल मनी बिल होगा, मनी बिल कौन कौन सा बिल हो सकता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब मनी बिल कौन कौन सा हो सकता है, टैक्स से रिलेटेड जिसमें बात हो वो मनी बिल हो सकता है आपका। ठीक है, कंटिंजेंसी फंड से, कंटिंजेंसी फंड से अगर पैसा जमा करना है या निकालना हो तो उससे रिलेटेड अगर बिल हो, यानी कि संचित निधि से पैसा लेना है या जमा करना है, तो उसमें अगर ये बिल, इससे रिलेटेड बिल आता है तो वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा आपका। ठीक है, लोन से रिलेटेड अगर बात करता है, ऋण से रिलेटेड बात करता है आपका, और इससे आपका लोक लेखा निधि से बात करता है आपका, पब्लिक अकाउंट फंड का बात करता है, इससे रिलेटेड अगर 4 मैटर से रिलेटेड अगर बात होता है तो वो मनी बिल होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 110 का मैटर है, अनुच्छेद 110 का मैटर है। बट अगर हम 109 आर्टिकल का बात करेंगे तो इसमें बताएगा कि प्रोसीजर्स के बारे में बताएगा ऑफ मनी बिल। ठीक है, प्रोसीजर प्रक्रिया के बारे में बताएगा कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मनी बिल कहाँ पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। जैसे लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल को, आपको याद रखना है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने का ऐसा कोई प्रोविजन पहले नहीं है।
इस चीज को। तो जब भी मनी बिल की बात होगी तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले कहां पर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। राज्यसभा को इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 14 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो जा सकता है, इंट्रोड्यूस जो किया जाता है वो लोकसभा में बिल्कुल सही है। स्पीकर धन विधेयक का अंतिम निर्णय लेता है। ये भी याद रखना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर जो होगा लोकसभा का, वही ये डिसाइड करेगा कि मनी बिल है या नहीं है। तो ये भी चीजें राइट है। राज्यसभा को 14 दिन रोक सकती है, बिल्कुल ये चीज अभी डिस्कस किया। लेकिन आपको याद रखना मनी बिल के लिए कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। तो ये चीजें रॉन्ग हो जाएगी। 1, 2 और 3 सही होगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आपका, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन 7 में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस का बात किया जा रहा है। जारी करने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। अध्यादेश का बात किया जाता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस का बात किया जाएगा तो 1 2 3 आर्टिकल कौन सा आपका 1 2 3 का बात होता है। अगर गवर्नर का बात करेंगे, राज्यपाल का बात करता हूं, राज्यपाल का तो राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा आ जाएगा 213 का बात होगा, अनुच्छेद 213 का बात होगा। अध्यादेश कब लाया जाता है तो आपको याद रखना है, हमारे सेंट्रल लेवल पे बोला जाए पार्लियामेंट में 2 असेंबली है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में से ही बात किया जाए तो किसी एक में सेशन ना चल रहा हो या दोनों में सेशन ना चल रहा हो तब ऐसे कंडीशन में लाया जा सकता है। ठीक है, पहला चीज कब लाया जाएगा ऑर्डिनेंस, ये पता चल गया, जब सेशन ना चल रहा होगा तब ये ऑर्डिनेंस का जो नेचर होता है वो जस्ट लाइक रूल या लॉ के जैसा नेचर ये रखता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते स्टेटमेंट में। अध्यादेश केवल तब जारी किया जा सकता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। मैंने बोला कि कोई एक असेंबली या एक हाउस अगर सेशन में ना हो तो लाया जा सकता है, या दोनों हाउस सेशन में ना हो तो लाया जा सकता है। यहाँ पर कंडीशन बताता है कि दोनों कोई भी आपका हाउस का अगर बात किया जाता है वो सेशन में ना हो तब लाया जाएगा, तो ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही विधिक बल और प्रभाव रखता है। मैंने बताया लॉ के जैसे, रूल के जैसे वो आपका नेचर रखता है, तो ये चीजें सही आ जाएंगे। अध्यादेश संसद के पुनः सत्र के 6 सप्ताह पश्चात स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है यदि उसे अनुमोदित न किया जाए। अप्रूवल अगर नहीं किया जाए या रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा तो ये आपका निष्प्रभावित हो जाता है स्वतः। इस चीज को याद रखना है, ये भी चीजें स्टेटमेंट सही है। अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी चीजें राइट है, क्योंकि संविधान संशोधन तभी किया जाएगा जब सेशन एंड नहीं हुआ है, सेशन चल रहा है। सेशन चल रहा है मतलब मेंबर्स आए हैं और मेंबर्स ही उसमें उस बिल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तब अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, तो 2 3 4 सही है, बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बात कर रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट का बात करता है, 1773 का बात करता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर इसमें इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को बहुमत से लिए जाते थे, ये भी स्टेटमेंट सही आ जाएगा। इसने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कहाँ, कब, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्या कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया, एबोलिश हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। सही है, तो सही कौन कौन सा 1 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लोक लेखा समिति का गठन संविधान में वर्णित है क्या, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको सही कथन या सही स्टेटमेंट चुनना है। लोक लेखा समिति का गठन संविधान में वर्णित है क्या, डिस्क्राइब किया गया है क्या कहीं पर, तो कहीं पर डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। इसके अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष के नेता होते हैं, तो विपक्ष के होते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं है, तो ये चीजें रॉन्ग है, राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जांच करती है, ये बिल्कुल 100% सही है। तो आपको जो सही आंसर दिखाई दे रहा है 2 और 4 आंसर सही होगा। 2 और 4 कहाँ है आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर को बताता है। यहाँ पर आपको देखना है उसे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को मूल, अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। ये तीनों के तीनों क्षेत्राधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इस चीज को याद रखना। तो ये ऑप्शन सही, बिल्कुल सही, 100%। संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है, बिल्कुल इंक्रीज किया कर सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, इसमें इंक्रीज कर सकता है। उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अब यहाँ पर समझना है कि बाइंडिंग है कि नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, अगर प्रेसिडेंट को आपका सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, वो उसके लिए बाइंडिंग नहीं है कि उसके एडवाइस को माना जाए। इस चीज को याद रखना है। ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है। वो संसद के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल एक चीजें कर सकता है। तो आपका 1, 2 और 4 सही आ रहा है। 1, 2 और 4 दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 की बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग का बात करता है, इलेक्शन कमीशन का बात करता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसका रिलेशन जो होता है, इसका प्रोविजन किया गया आर्टिकल 324 में। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। 324 का रिलेशन किससे है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग बोला जाता है, इलेक्शन कमीशन से है। तो ये ऑप्शन सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी होती है। बिल्कुल ये भी बात सही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना, चीफ इलेक्शन कमीशन को, सीईसी को अगर हटाना, रिमूव करना, उनके पोस्ट से, उनके पद से हटाना है, तो जैसा प्रोसेस हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए जो प्रोसीजर अपनाते हैं, वही आपका प्रोसीजर किसको हटाने के लिए होगा? सीईसी को हटाने के लिए होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश आवश्यक है। बिल्कुल, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से आवश्यक है। इसकी शक्तियां केवल संसद चुनाव के लिए होती है क्या? क्या केवल संसद चुनाव को ये देख सकता है क्या? तो इसका जो आपका क्राइटेरिया है ये यहाँ तक का सीमित नहीं है, इस चीज को याद रखना। तो ये चीजें गलत हो जाएगी। तो 1, 2, 3 सही आ जाएगा। 1, 2, 3 सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? उच्च न्यायालय के संबंध में हाई कोर्ट किससे रिलेटेड अगर बात करता है, इट कैन इशू रिट्स अंडर 226। तो आपको याद रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब भी बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन रिट्स से रिलेटेड अगर बात किया जाएगा तो 32 से आएगा। हाई कोर्ट का रिलेशन किससे आ जाएगा? 226 से आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन आर्टिकल अगर 32 से अगर मैं मान रहा हूं तो 32 में ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वायोलेशन अगर होता है तो ये रिट जारी कर सकता है कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। बट हाई कोर्ट के मामले अगर आर्टिकल 226 का मैटर को बताएंगे तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा ऐसे कोई और अदर मैटर्स भी है जिसमें रिट जारी कर सकता है कौन? आपका हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था वो अगर रिट्स जारी करने के लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें था? फंडामेंटल राइट में। लेकिन हाई कोर्ट का अगर मैटर को देखूंगा तो यहाँ पर जो अगर बात किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट के अलावा अदर मैटर भी हैं जिसमें हाई कोर्ट जो था रिट जारी कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इट कैन इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 226, ये राइट आंसर होगा। इट्स रिट्स पावर इज लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स। क्या अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट तक का सीमित था क्या? मैंने बोला कि अदर मैटर्स में भी रिट जारी किया जा सकता है। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। द रिटायरमेंट एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज 62 बोलता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें सही है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी आंसर सही है। तो रॉन्ग जो है आपका सेकंड बस है। तो 134 कहां पर दिखाई दे रहा है? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बात करते हैं प्राक्कलन समिति से संबंधित सही कथन का बात करते हैं। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 148 से हुआ है। 148 में क्या मेंशन है? व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है। कार्यकाल 2 वर्ष होता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं। प्राक्कलन समिति का भी बात किया था, एस्टीमेट कमेटी का बात किया था। इसका आर्टिकल 148 से कोई भी रिलेशन नहीं है, इस चीज को याद रखना। व्यय में मितव्ययिता के सुझाव देती है, ये सही है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये चीजें गलत है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं, मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। 2 और 4 सही है। 2 और 4 कहां पर दिखाई देता है? ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सा? आपका क्वेश्चन नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर में रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इसे मूल अपीली परामर्शी क्षेत्राधिकार है
ये चीजें याद रखना है। इसकी परामर्शी राय राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होती है क्या, बाइंडिंग होती है क्या, ये चीजें नहीं होती है। यह अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं। संसद इसकी अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है अधिकारिता का विस्तार। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 का अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का बात करता है। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 का रिलेशन किससे, आपका इलेक्शन कमीशन से है। सो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, बिल्कुल ये सही है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है क्या, नहीं। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की क्या लगती है, सिफारिशें यानी रिकमेंडेशन लगती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, ये बिल्कुल राइट होगा। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं हम, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। बोलता है वित्त आयोग का बात करता है, आपका फाइनेंस कमीशन का बात करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पूर्व किया जाता है। आपको याद रखना है। तो फाइनेंस कमीशन का अगर बात किया जाएगा तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन है आपका, गठन जो करते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इस चीज को याद रखना है। कितने में, 5 साल में या 5 साल के पहले भी किया जा सकता है, इस चीज को आपको याद रखना, 5 साल, ठीक है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण का सिद्धांत से है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का बात करता है, सेंट्रल और स्टेट का बात करता है। इसका फंक्शन आ जाएगा आपका फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का फंक्शन क्या आ जाएगा, सेंट्रल स्टेट के टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है। यह राज्य सरकार को व्यय का लेखा का परीक्षण करती है। क्या केवल राज्य सरकार को बात किया जाएगा क्या, इसका ऑडिटिंग का, ये ऑडिट का, तो ये चीजें गलत आ जाएगी। इसकी सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड राइट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। देखते हैं इसका आंसर ए हो सकता है क्या, तो ए ही आंसर निकला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर दिया गया। आर्टिकल 13 के अंतर्गत कानून में संविधान संशोधन अधिनियम सम्मिलित है, ठीक है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 में रिलेटेड है। क्या बोलता है, इसमें बोलता है आपका लॉ में, तो लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल परिवर्तन कर सकती है। सिर्फ यहाँ पर कंडीशन बनता है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, किसका बात किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा में चेंजेस, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बाकी में चेंजेस किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है वो भी सही है। आर्टिकल 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, क्योंकि मैटर जो आता है फंडामेंटल राइट का वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 का मैटर है, और ये पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल का है। तो फंडामेंटल आर्टिकल 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 32 में जो बात किया गया वो किसका बात किया गया है, रेमेडीज का बात किया गया है, रेमेडीज का बात किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के बारे में बात किया गया है, तो ये भी चीज सही है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 225 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था क्या, कि हाईकोर्ट का जो क्राइटेरिया या आपका एरिया है वो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है उससे ज्यादा है। इस रिट के रिलेशन में आपको बात किया जाए तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिखाई देता है। सही स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है कौन सा, आपका 2 और 3, और ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत मद्रास और बंबई को युद्ध और संधि संबंधी मामलों में बंगाल के अधीन किया गया था। बिल्कुल एक चीज को याद रखना, बंगाल के अधीन कर दिया गया था। ये कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया था, ये भी सही है। निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष किया गया था, ये भी सही है। और सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों पर कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था, ये चीजें गलत है। पूरा का पूरा अधिकार था उनके पास। तो 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है अध्यादेश से रिलेटेड बात करता है। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखते हैं, ये पहला स्टेटमेंट सही आ जाएगा। अध्यादेश को संसद के पुनः सत्र के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित
न होने पर समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा से परे जारी करता है, बिल्कुल ये चीजें गलत आएगा। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, अध्यादेश द्वारा कराधान संबंधी प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। कौन सा आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सही आ जाएगा। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर सही आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी का बात करता है, 44th अमेंडमेंट का बात करता है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ है और इसमें याद रखना आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, ये जो आपका टर्म्स है उसको ऐड किया गया, उसको हटा के ये चीजें सही है। अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में संभव है, बिल्कुल ये चीजें आपको याद रखना सही है। अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है और नेशनल इमरजेंसी के अधीन है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करता है, इसमें राज्यपाल के संबंध में गवर्नर का, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, इस चीज को बोलता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक निश्चित होता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रिपोर्ट भेज सकता है इस चीज को। तो हम चारों स्टेटमेंट को देखते जाते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट का बात किया था, ये स्टेटमेंट सही आ जाएगा। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, डिसॉल्व करने का काम आएगा, तो ये भी आपका सही। 3 और 4 यहाँ पर सही दिखाई दे रहे हैं आपका। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर, ये जो पोस्ट है वो ड्यूरिंग द प्लेजर वाली पोस्ट है, प्रसाद पर्यंत पोस्ट है, तो किसी भी समय हटाया जाए। जनरली मानेंगे तो 5 साल माना जा सकता है, निश्चित तो नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो ये भी चीजें गलत आ जाती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है आपका प्रमुख, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। ये चीजों को याद रखना है। 1, 3 और 4 यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, तो इसमें 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। पहला समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का बात करता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का जैसा सेंटर और स्टेट दोनों से इस चीज को आपको याद रखना है, दोनों ही कानून बना सकती है। बट अगर एक ही सब्जेक्ट मैटर है और कानून बना है तो हम किसका इफेक्टिव मानेंगे, तो सेंटर का मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, समवर्ती सूची में असंगति की स्थिति में केंद्रीय आपका कानून सेंट्रल लॉ को प्रधान माना जाएगा, तो ये चीजें आपकी राइट होगी, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून समवर्ती सूची में केंद्रीय कानून की प्रधानता पा सकता है। ठीक है, ये भी चीजें सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में आपका पार्लियामेंट जो होता है स्टेट लिस्ट के मैटर में भी लॉ बना सकती है। ये तो 3 कंडीशन होगा, तीनों स्टेटमेंट सही दिखाई दिया। संसद राज्य सूची पर केवल आर्टिकल 249 के अंतर्गत ही कानून बना सकती है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ओनली लिख दिया है, ये टर्म्स यूज किया गया, अगर ये ओनली नहीं होता तो हो सकता है ये सही होता। ठीक है, लेकिन केवल इसी कंडीशन में ऐसा बना सकती है क्या, तो ये आपका यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि आर्टिकल 249 का ही मैटर में ये चीजें बना सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3 किस में दिखाई दे रहे हैं, बी में दिखाई दे रहा है, तो बी इसका क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा 1, 2, 3 होगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एस्टीमेट कमेटी के बारे में बताता है, या लोक लेखा समिति से बड़ी समिति है, क्या बोलता है आपका, इट इज द लार्जर कमिटी देन द पब्लिक अकाउंट कमिटी के बारे में बात करता है। तो अगर हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमिटी का नंबर ऑफ मेंबर 22 होते हैं, और एस्टीमेट कमिटी का बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर 30 होते हैं। तो बड़ी कमिटी कौन सी होगी, एस्टीमेट कमिटी। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इसका अध्यक्ष राज्यसभा से होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा से हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट यह नीति के वैकल्पिक सुझाव दे सकता है, ये वैकल्पिक सुझाव आपका
देता है, इस चीज को आपको याद रखना है, या लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधारित कार्य करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति के संबंध में अगर बात करता है तो पहला ऑप्शन दिखाई देता है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के समान है। अगर बात करेंगे तो अध्यादेश की शक्ति मान के चलते हैं, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश की शक्ति है और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति के समान है क्या? तो समान नहीं है, इस चीज को याद रखें। राज्यपाल ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक विषय से संबंधित हो और बिना राष्ट्रपति के निर्देश के शामिल किया जाता हो। एक चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में ये चीजें सही है। राज्यपाल का अध्यादेश विधानसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने पर तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है विधानसभा के पुनः सत्र से, ये भी चीजें सही है। तो 2, 3, 4 सही है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका 2, 3, 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। कैग से रिलेटेड बात करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का बात किया जाएगा। इसकी जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, बिल्कुल। अगर रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसा हटाया जाता है वैसे ही प्रोसीजर हम इसको हटाने में यूज करेंगे। उसकी रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से पहुंचाई जाती है, बिल्कुल। कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में जाती है और यहाँ पर इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है क्या? तो एक चीज याद रखना, अगर ये रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन अगर गवर्नमेंट को देता है कैग, तो वो बाइंडिंग गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा और 1, 2, 3 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, 1, 2, 3 होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 1, 2, 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। डीपीएसपी का बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल ये सही चीजें हैं। न्यायालय में प्रवर्तन इन्फोर्सेबल नहीं है। यह शासन के मूलभूत तत्व माने जाते हैं। मूलभूत तत्व माने जाते हैं क्या? तो मूलभूत तत्व आपके माने जाते हैं, इस चीज को भी याद रखना है। ये मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है फंडामेंटल राइट से, तो फंडामेंटल राइट से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का अगर बात करेंगे ओवरलैपिंग का, तो फंडामेंटल राइट को ये ओवरलैप नहीं कर सकता है। तो ये चीजें गलत आ जाएगा। संसद इनके क्रियान्वयन हेतु कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। तो 1, 2 और 4 सही दिखाई दे रहा है। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का बात करते हैं। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर बात करता है तो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का बात करते हैं तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ये चीजें सही। इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है, ये भी चीजें सही है। आपका स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, रिकंसिडर करने के लिए वापस नहीं भेजा सकता, इस चीज को याद रखना है। और कुछ संशोधन के लिए राज्यों के कम से कम आधे से अधिक विधानमंडलों का अनुमोदन अप्रूवल चाहिए, ये भी चीजें सही है। तो 1, 2, 4 आपका सही दिखाई दे रहा है। 1, 2, 4 यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 280 के तहत गठित होता है आपका फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही आ जाएगा। आर्टिकल 280 में मेंशन है आपका फाइनेंस कमीशन, इसकी सिफारिश बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। यह करों के वितरण के सिद्धांत को सुझाता है। अगर बोलता है इस प्रिंसिपल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस, ये भी चीजें ये सही है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष या उसके पूर्व किया जा सकता है। तो 1, 3 और 4 सही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, 1, 3, 4 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं हम। संविधान संशोधन किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडर के लिए भेज सकता था क्या? अभी डिस्कस किए थे, नहीं भेज सकता। कुछ संशोधन के राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, बिल्कुल। सभी संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 1, 3। और अगर बात करते हैं 1, 3 का बात करते हैं, ये 4 गलत हो जाएगा आपका। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। उच्च न्यायालय से रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत इसके रीट की शक्ति मौलिक अधिकारों से परे है, यानी मौलिक अधिकारों से ज्यादा मैटर में भी
या मौलिक अधिकारों से यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा ऐसा कोई मैटर है क्या जिसमें रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट? तो जारी कर सकता है। तो ये चीजें आपका सही चीजें आएंगी। इसके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद के माध्यम से होती है, बिल्कुल ये सही चीज है। उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण का आपका सुप्रिटेंडेंस का पावर होता है, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों चीजें सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? 1 2 3 होगा। क्लियर हो गया? चलिए